छोटी भाभी ने पानी का एक घूंट लिया और यूं जियाओक्सियाओ की टिप्पणी का जवाब दिया, हो सकता है कि वो नदी में कूद गई हो और बच गई हो। अब ली परिवार प्रोडक्शन ब्रिगेड में हंसी का पात्र बन गया है। आप नहीं जानते, उस विधवा का परिवार पैसे मांगने के लिए सीधे ली के पास गया था जब उन्होंने समय पर भुगतान नहीं किया था। लेकिन ली को पैसे कहाँ से मिलेंगे? अगर उनके पास होता तो उन्हें ली क्विक्सिया जैसे किसी व्यक्ति पर इतनी बड़ी शादी करने के लिए दबाव नहीं डालना पड़ता। मांगें। छोटी भाभी ने एक सांस ली और ली परिवार के मामलों के बारे में बात जारी रखी। यह समझो, ली लाओसन ने एक दृश्य बनाने में विधवा के परिवार का समर्थन किया। ली की चीजों को नष्ट कर दिया और धमकी दी कि अगर वे पैसे नहीं ला सके तो वे विधवा को गिरफ्तार कर लेंगे और एक रिकॉर्ड बनाएंगे, जिसका मतलब है कि उसके बच्चे शर्मिंदा महसूस किए बिना स्कूल नहीं जा सकते। विधवा के रिश्तेदार गुस्से में थे और अंत में उन्होंने 100 सेंट स्वीकार किए और विधवा को बाहर निकाल दिया। फिर विधवा ने अपना सामान पैक किया और ली में चली गई। यूं जियाओक्सियाओ ने पूरी गंभीरता से सुना। क्या यह अत्यधिक नाटकीय नहीं है? ली लाओसन की पिछली बहू के बारे में क्या? छोटी भाभी को यह पता था, मुझे पता है। ली क्विक्सिया के बड़े भाई द्वारा उस विधवा दृश्य पर उपद्रव मचाने के बाद वह अपने माता पिता के घर वापस चली गई। मैंने सुना है कि वो पहले ही दोबारा शादी कर चुकी है। क्या यह कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं था? ऐसा लगता है जैसे आजकल मोबाइल फोन या किसी मनोरंजन के बिना हर कोई जल्दी सो जाता है और जल्दी उठ जाता है। जैसे ही आप इसके बारे में बात करते हैं, गपशप बदल जाती है। यह ली क्विक्सिया काओडाली की साथी है, आप शायद उससे अभी तक नहीं मिले हैं। काओडाली का साथी? मैंने वास्तव में उसे नहीं देखा है, लेकिन मैंने अपने दाबाओ के पिता से सुना है कि काओडाली इस सर्दी में शादी करने की योजना बना रही थी। सर्दियों का समय वह समय होता है जब हम सभी खाली होते हैं, ज्यादातर शादियां सर्दियों में होती हैं। प्रोडक्शन ब्रिगेड की महिला निर्देशक कुछ दिनों में अपनी बेटी की शादी करने जा रही हैं, और वे शायद आपके परिवार को शादी के भोज में आमंत्रित करेंगे। छोटी भाभी निश्चित रूप से इस महिला निर्देशक को जानती थी, वो उनके झाओ परिवार की अपनी बहुओं में से एक थी। देर हो रही है, मुझे अब वापस जाना चाहिए। भाभी, ये अपने बच्चे के खाने के लिए ले जाओ। यूं जियाओक्सियाओ ने छोटी भाभी को 2 सफेद खरगोश दूध की कैंडी सौंपी। फिर मैं अपने बच्चे की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। मेहमान को विदा करने के बाद यून जियाओक्सियाओ ने जो कुछ सुना था उस पर विचार किया। श्रीमती झाओ आई। दा बाओ की माँ, 3 दिनों में आपकी चाची अपनी बेटी की शादी कर रही है। शादी की दावत का आनंद लेने के लिए दा बाओ और जियो बाओ को लाओ। तो क्या वह सचमुच शादी के भोज में जा रही थी? माँ, मुझे क्या उपहार तैयार करना चाहिए? 4 टुकड़ों वाला सेट या सोने के आभूषण? तब शायद समय ऐसा नहीं था। श्रीमती झाओ ने दाबाओ की माँ के बारे में सोचा, जो शायद ही कभी भोज में शामिल होती थी और शायद नहीं जानती थी कि कितना पैसा देना है। बस नकद उपहार के रूप में 50 सेंट दें। मुझे कुछ और लाने की जरूरत नहीं है। श्रीमती झाओ ने उस पर नजर डाली। आप और क्या देना चाहते हैं? पहले हमेशा दाबाओ के पिता ही उपहार देते थे। अब जब वह घर पर नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि क्या दूं या कितना दूं। यह देखकर कि लाओसन की पत्नी को समझाने की जरूरत है, श्रीमती झाओ ने भोज में लाओसन की पत्नी की कल्पना की, जो पूरी तरह से नम्र और सौम्य व्यवहार कर रही थी, शायद बस अपना कटोरा पकड़े हुए थी और खाना खाते समय अपनी खाली प्लेट को देख रही थी। विनम्रतापूर्वक और संकोचपूर्वक कुतरना। जब आप वहां हो तो बस गतिविधियों से गुजरें, मैं अब वापस जाऊंगा। श्रीमती झाओ को विदा करने के बाद जियो बाओ रोते हुए वापस आए। माँ, यून शियाओक्सियाओ चौंक गया और उनकी ओर देखा, खासकर जियो बाओ की, जिसने पहली बार मिलने पर अपना स्वाभाविक बच्चों जैसा व्यवहार वापस पा लिया था। क्या बात, आंटी, जियो शू ने वो खिलौना तोड़ दिया जिसे जियो बाओ और अन्य लोग बाहर लाए थे। एक खिलौना? कैसा खिलौना? माँ, यह रूबिक क्यूब है। जियो बाओ ने इसे खेलने के लिए बाहर लाया, और जब जियो शू ने हमें उसके बिना खेलते देखा, तो वह भाग गया, इसे छीन लिया, और भागते समय उसने इसे जमीन पर गिरा दिया,
और यह ऐसे ही टूट गया। दा बाओ ने अपनी जेब से टूटे हुए टुकड़े निकाले। यून जियाओक्सियाओ ने इन चीजों को देखा, टूटी हुई और फिर से जोड़ना असंभव था। माँ, यह जियो शू था। यू जियाओक्सियाओ ने झुककर जियो बाओ को उठाया और उसे धीरे से सांत्वना देते हुए कहा, यह ठीक है, रो मत, रो मत, माँ को देखने दो कि क्या वह इसे ठीक कर सकती है। वे सभी टूट गए हैं, जियो बाओ ने रोते हुए कहा। तो चलो किसी और चीज से खेलते हैं। जियो बाओ अनिच्छुक था, हमें जियो शू को मुआवजा देना चाहिए। अन्य बच्चे यह मानते हुए सहमत हुए कि हुए नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। तो चलिए और जियो शू से पूछें कि उसने आपका खिलौना क्यों तोड़ा। यू जियाओक्सियाओ ने सामने का दरवाजा बंद कर दिया और बच्चों के एक समूह को झाओ तियानहाई के घर ले गया। ईमानदारी से कहूं तो दूसरे भाई झाओ के परिवार के अलग होने और नया घर बनाने के बाद से वह कभी नहीं आई थी। गृह प्रवेश के दौरान भी इसे पुरानी संपत्ति पर आयोजित किया गया था। माँ, यू जियाओक्सियाओ का हाथ पकड़ते हुए जियो बाओ को अचानक याद आया कि उनके पिता घर पर नहीं थे और अंकल और उनकी पत्नी थे। क्या दूसरी भाभी माँ को धमकाएगी? डरो मत, माँ यहाँ है। इस बीच जियो शू जियो बाओ का खिलौना तोड़ने के बाद घर वापस भाग गया था और जोर से दरवाजा बंद कर दिया था। जियो शू, तुम क्या कर रहे हो? दा शू स्कूल गया और उसके छोटे भाई के जाने में अभी भी 2 साल बाकी थे। सर्दियों के बीच में दा शू की माँ घर पर रहकर कपड़े सिलती और सूती जूते बनाती थी। उसने देखा कि उसका छोटा बेटा वापस आ गया है और उसने अपना दरवाजा जोर से बंद कर लिया है। जब से परिवार बंटा, तब से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मांस खाने की चाहत में उसने अपने बड़े बेटे को पहाड़ों में शिकार करने के लिए बुलाया, लेकिन मांस मिलने के बजाय उन पर पैसे बकाया हो गए। अब जियो हाई को अपने भाई को पानी लाने में मदद करने के लिए हर दिन अपनी बड़ी भाभी के पास जाना पड़ता था। माँ, किसी को मत बताना कि मैं घर पर नहीं हूँ। क्या बताएं? दा शू की माँ श्राप देने की कगार पर थी। हर दिन ऐसी ही बकवास से भरा रहता था। उसके बड़े और छोटे दोनों बेटे एक जैसे थे, लेकिन इससे पहले कि वह और इंतजार कर पाती, उसने लाओसन की पत्नी को बच्चों के एक समूह को अपने स्थान पर ले जाते हुए देखा। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दा शू की माँ लाओसन की पत्नी पर निर्दयी दृष्टि से देखती थी। नया घर बनने के बाद से वह घर नहीं आई थी, तो आज वह अचानक भीड़ क्यों लेकर आई? यू जियाओक्सियाओ ने दा शू की माँ का सामना किया। दूसरी भाभी, अगर कोई महत्वपूर्ण काम नहीं होता तो क्या मैं आपके घर आने की जहमत उठाती? इसका क्या मतलब है? दा शू की माँ, जो कई वर्षों से स्कूल नहीं गई थी, को समझ नहीं आया कि लाओसन की पत्नी क्या कह रही थी। जियो शू को बाहर बुलाओ। उसने कुछ तोड़ा और बस भाग गया, क्या यह बात है? जियो शू ने मेरा खिलौना पकड़ लिया और उसे तोड़ दिया, दा बाओ ने कहा, अपनी जेब से रूबिक क्यूब के टूटे हुए टुकड़े निकाले और निडर होकर दाशू की माँ का सामना किया। एक खिलौना। दाशू की माँ को याद आया कि उनका छोटा बेटा पहले ही दौड़कर वापस आ गया था और जोर से दरवाजा बंद कर दिया था। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप जियो शू को इसके साथ खेलने नहीं देंगे। दाशू की माँ ने देखा कि वस्तु महंगी थी और निश्चित रूप से मुआवजा देने की उनकी इच्छा नहीं थी। लाओसन की पत्नी के पास पैसा था, अगर वह टूट गया था तो वह दा बाओ के लिए दूसरा खरीद सकती थी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। तो यदि आप उसे खेलने नहीं देते हैं, तो उसे इसे छीनने का अधिकार है। शहर के डाकघर में पैसा है, आप उसे उस जगह को लूटने क्यों नहीं देते? या ऐसा है कि आप लोगों को उनके आवरण से आंकते हैं? क्या आपको लगता है कि दा बाओ और जियो बाओ का सामान उनका है? क्योंकि आप मुझे एक नर्म स्पर्श के रूप में देखते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि मैं आपको हरा सकता हूँ? दाशू की माँ सहज रूप से पीछे हट गईं, स्थिति इतनी जल्दी इतनी आक्रामक कैसे हो गई? जियो शू को बाहर बुलाओ और उससे मेरे बच्चों दा बाओ और जियो बाओ से माफी मांगने को कहो, अन्यथा भुगतान करो। यह खिलौना उत्तर से आया है, आप इसे काउंटी सहकारी में भी नहीं खरीद सकते हैं, और यह सस्ता नहीं था। सस्ता नहीं, उस चीज का मूल्य कितना हो सकता है? आधे यूनियन बैंक के नोट। आप तय करते हैं कि इसे कैसे संभालना है।
क्या एक खिलौना जिसकी कीमत 5 युआन है? क्या यह डकैती है? मैं साहसपूर्वक यह कहने का साहस नहीं करता, मैं क्षतिपूर्ति करूंगा। यह कई पाउंड मांस खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है। जियोशु, जल्दी से बाहर आओ और माफी मांगो। दाशु की मां ने साहस जुटाते हुए कहा, जल्दी बाहर आओ। क्षमा मांगना। जियोशु निश्चित रूप से बाहर नहीं आ रहा था। उसने पिछली बार छोटी चाची और उसकी मां को लड़ते हुए देखा था। जियोशु, जल्दी बाहर आओ। दाशु की मां लड़ सकती थी, लेकिन वह पैसे नहीं देना चाहती थी। अब चूंकि सर्दी थी और कोई काम नहीं था, वे कोई कार्यान्वयन अर्जित नहीं कर सके। फिर भी जियोशु बाहर नहीं आया। दाशु की मां ने कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला, जियोशु को बाहर खींच लिया और यहाँ तक कि उसे कई बार थप्पड़ भी मारे। जाओ तुरंत दाबाओ और अन्य लोगों से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। जियोशु ने अविश्वसनीय रूप से अपनी मां की ओर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये शब्द उसके मुंह से निकले थे। क्या उसने पहले दाबाओ और जियो बाओ को श्राप नहीं दिया था? उसने छोटे चाचा और छोटी चाची को भी कोसा था। जब छोटी चाची दाबाओ और जियो बाओ को हमारे घर लेकर आई तो आप क्यों डर गए? दरअसल बच्चे जो सोचते हैं वो बहुत सरल है। युन शियाओक्सियाओ ने देखा कि जियो शू को दूसरी भाभी खींचकर उनकी ओर आ रही थी। जल्दी करो और माफी मांगो, या सीधे पैसे दोगे। तुरंत युन जियाओक्सियाओ ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। क्या आप एक बच्चे को इसी तरह पढ़ाते हैं? जियोशु, तुमने दाबाओ के खिलौने क्यों तोड़े? तुम चचेरे भाई हो, और भाइयों के बीच दयालुता होनी चाहिए, न कि उनके खिलौनों को नष्ट करना। जियोशु को ये बातें समझ में नहीं आई। वो केवल एक ही बात जानता था, दाबाओ और जियोबाओ उसे खिलौनों से खेलने नहीं देते थे। लाओसन की पत्नी, आपने कहा था कि अगर जियोशु माफी मांगता है तो हमें भुगतान नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपको अपना वादा निभाना होगा। दाशु की मां अभी भी पैसे देने के बारे में चिंतित थी। उसका भाई जियो हाई लिटिल अंकल की तरह पैसा नहीं कमा सका। उसका मायका परिवार लाओसन की पत्नी के परिवार की तरह नहीं था, जो शादीशुदा होने के बावजूद भी उसे समर्थन देने के लिए पैकेज और पैसे भेजता था। यू जियाओक्सियाओ ने बस दाशु की मां की ओर उदासीनता से देखा और फिर अपनी नजर जियोशु की ओर घुमाई। मुझे जवाब दो, तुमने दाबाओ के खिलौने क्यों तोड़े? युन जियाओक्सियाओ के अचानक सवाल से जियोशु चौंक गया और पीछे हट गया, अपनी मां के पीछे छिप गया। फिर भी अपने शरीर का एक हिस्सा बाहर निकालते हुए बोला, उन्हें किसने कहा कि मुझे खेलने न दें? अगर उन्होंने मेरा पीछा नहीं किया होता तो मैं इसे नहीं तोड़ता। अब दाबाओ और अन्य को दोष दे रहे हैं। पहले तो तुमने बिना पूछे ले लिया, जो गलत था। तुम कुछ तोड़कर भाग गए, जो भी गलत था। अब जब हम तुम्हारे पास आए हैं और तुम माफी नहीं मांग रहे हो, तो यह भी गलत है। जियोशु पूरी तरह से हतप्रभ लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे गलत था, और फिर से गलत, बस गलतियों का अंबार लगा रहा था। जब आप कुछ गलत करते हैं तो क्या आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए? जियोशु दाबाओ और अन्य लोगों की नजरों में और भी अधिक झिझकने लगा। अपने बेटे को इस तरह देखकर दाशु की मां लगभग चिल्ला उठी, क्या हमें पैसे देने चाहिए? इससे पहले कि जियोशु माफी मांग सके, झाओ तियानहाई वापस आ गया। उसे सर्दियों के दौरान काम करने की जरूरत नहीं थी और उसे हर दिन केवल अपने बड़े भाई के घर जाने की जरूरत थी। जैसे ही वह घर आया, उसने आंगन में बहुत सारे बच्चों को देखा, और आश्चर्यजनक रूप से अलग अलग चेहरों के बीच लाओसन की पत्नी भी थी। वो उनके घर क्यों आई थी? छोटी भाभी, आपको यहाँ क्या लाया है? आज सूरज पश्चिम से निकला। लाओसन की पत्नी वास्तव में उसके घर भाग गई थी। उनका नया घर काफी समय पहले ही बनकर तैयार हुआ था, और लाओसन की पत्नी, जो इतनी प्रतिष्ठित थी, एक बार भी वहां नहीं आई थी। युन जियाओक्सियाओ ने उस व्यक्ति को देखा जो अंदर आया था। बिग ब्रदर वापस आ गया है। हम एक छोटे से मामले पर जियोशु से बात करने आए थे। एक छोटी सी बात पर जियोशु से बात कर रहे हैं। जियोशु को संभवतः किस बारे में बात करने की आवश्यकता हो सकती है? झाओ तियानहाई ने अचानक सोचा, क्या जियोशु दाबाओ और जियो बाओ को धमका रहा था?
अनजाने में जियो बाओ की आंखें लाल और सूजी हुई देखकर उसका दिल पसीज गया। लाओसन की पत्नी ही वह थी जिसने वांग लाओवो को बेहोश कर दिया था। उस विचार पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जियोशु, क्या तुमने जियो बाओ को धमकाया? झाओ तियानहाई का वास्तव में एक सरल विचार था, यदि माफी की आवश्यकता है तो इसे तुरंत किया जाना चाहिए। उनका परिवार एक नया घर बना रहा था और लाओसन मदद के लिए आया। लेकिन लाओसन धूर्तता से हस्तक्षेप कर रहा था, जैसे कि जब वह अपने बगल में कोई भारी चीज ले जा रहा हो तो वह बेवजह लड़खड़ाकर गिर जाए या यहाँ तक एक बार सीधे रेत में फिसल जाए। भले ही वह अनाड़ी हो, फिर भी वह अपने आप रेत में नहीं गिरेगा। ऐसा मत सोचो कि वह नहीं जानता था कि लाओसन के पास कुछ चालें थीं। जब भी लाओसन मदद के लिए आता, वह चाहता कि लाओसन कभी न आए। लाओसन फिर से कहीं दूर चला गया था, और अगर इस बार वापस आकर उसे पता चला कि बच्चों ने घर में परेशानी पैदा कर दी है, तो क्या यह साल अभी भी अच्छा हो सकता है? मैंने नहीं किया। जियोशु ने अपना छोटा सा सिर उठाते हुए खुद को रोने न देने की कोशिश की। उसकी मां ने जियो बाओ और अन्य लोगों से माफी मांगने के लिए उसे बाहर निकाला था। और जैसे ही पिताजी लौटे, उनके पहले शब्द यह थे कि उन्होंने मान लिया कि उन्होंने जियो बाओ को धमकाया है। दूसरे अंकल, जियो शू ने हमारा खिलौना तोड़ दिया, आप देखिए। कौन सा खिलौना? गांव में कौन सा परिवार खिलौने खरीदने को तैयार होगा? कुछ कंचे बच्चों के एक समूह का आधे दिन तक मनोरंजन कर सकते हैं। भाभी, आप देख रही हैं, ये तो बच्चे ही हैं। झाओ तियानहाई ने मोटे तौर पर कहा, केवल ये आशा करते हुए कि लाओसन की पत्नी अन्य मामलों पर ध्यान नहीं देगी। जब आप कुछ गलत करते हैं, तो आपको बहादुरी से अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। दूसरे भाई ने भी शिक्षा प्राप्त की है, आपको इस सिद्धांत को जानना चाहिए। एक वाक्य ने उनकी व्याख्या को अवरुद्ध कर दिया। माफी मांगें। झाओ तियानहाई सीधे जियोशु पर चिल्लाया, ऐसा लग रहा था मानो अगर उसने माफी नहीं मांगी तो वह उसे मार देगा। दाशु की मां उसे रोकना चाहती थी, लेकिन 5 युआन के बारे में सोचकर वह चुप रही। जियोशु ने आंसुओं के माध्यम से माफी मांगी, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, वाह वाह। वह चिल्लाया और वापस उस कमरे में भाग गया जहां वह छिपा हुआ था, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। युन जियाओक्सियाओ दाशु की मां और झाओ तियानहाई की ओर देखने के बजाय विचलित रहा। दूसरे भाई, दूसरी भाभी, इस बार जियोशु ने दाबाओ और उनके खिलौने को तोड़ दिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दाबाओ के पिता और दूसरे भाई भाई हैं, मैं मुआवजा नहीं मांगूंगा। लेकिन अगर अगली बार, चाहे कोई भी कीमत हो, मैं तुम्हें भुगतान करूंगा। यदि वे एक साथ खेलना चाहते हैं, तो उन्हें चीजें छीननी नहीं चाहिए, यह आदत सिखाई जानी चाहिए सही ढंग से। दाशु की मां और झाओ तियानहाई के चेहरे बारी बारी से हरे और सफेद हो गए। देर हो रही है, हम पहले वापस चलेंगे, हमें विदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, घर वापस चलें। यू जियाओक्सियाओ बच्चों के एक समूह के साथ रवाना हुआ। एक बार जब वे चले गए, झाओ तियानहाई का चेहरा तुरंत खराब हो गया, और उसने अपनी पत्नी से शिकायत करना शुरू कर दिया। इस शिक्षित युवा यून और लाओसन की कई पत्नियां हैं, और उसने लाओसन से बहुत कुछ सीखा है, हमें बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। और जियोशु भी, अगर वह उनके साथ नहीं खेल सकता है, तो वह खिलौना तोड़ देता है। आप नहीं जानते कि लाओसन के परिवार में एक अंडे की कीमत हमारे लिए सोने से भी अधिक है। माँ, उन्होंने मुआवजा नहीं दिया। यू जियाओक्सियाओ ने उनकी ओर देखा, इसे वापस लाओ, मुझे देखने दो कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है। आंटी, क्या इसकी मरम्मत की जा सकती है? खेल के समय अन्य बच्चों ने इसे छुआ, एक नज़र में ये चीज काफी महंगी लग रही थी। मैं कोशिश करूंगा और देखूंगा, आप सभी पहले वापस जाएं। यदि यह ठीक हो गया, तो दा बाओ और अन्य लोग आपके साथ खेलने के लिए खिलौना लाएंगे। ठीक है। माँ और बेटों के घर आने के बाद, यून शियाओक्सियाओ ने उन्हें लिखने के लिए भेज दिया। वह रूबिक क्यूब के टुकड़ों को वापस अपने कमरे में ले गई, उन्हें एक साथ फिट किया, और उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि रूबिक क्यूब की सामग्री अच्छी थी, इसे अभी भी असेंबल किया जा सकता है। देखो, माँ ने इसे तुम्हारे लिए ठीक कर दिया है,
लेकिन इस बार अधिक सावधान रहना। अगर यह फिर से टूट गया तो मुझे नहीं पता कि मैं इसे ठीक कर पाऊंगा या नहीं। माँ, आपने सचमुच इसे ठीक कर दिया। हाँ, उस रात एक और भारी बर्फ गिरी, खासकर बड़ी, और जब यून जियाओक्सियाओ ने उठकर दरवाजा खोला तो उसने देखा कि बाहर सब कुछ सफेद रंग के विशाल विस्तार में बदल गया था, जैसे कि बर्फ और बर्फ की दुनिया में हो। क्या आपने कल इसे आते नहीं देखा? बर्फबारी होने वाली है। कुछ ग्रिल्ड मांस चाहिए? क्या हमें आजमाने के लिए कुछ खरीदना चाहिए? ग्रिल्ड शकरकंद, भुने हुए आलू। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। दाबाओ और जियोबाओ इसे खाने के लिए बहुत छोटे हैं। हम इसके बजाय स्मोक्ड पसलियों को पका सकते हैं। बहुत ठंड है, मैं वापस अंदर जाऊंगा और कुछ मोटा पहनूंगा। अब जब झाओ तियानलेई घर पर नहीं है तो उसने अपने सादे थमल कपड़े, एक स्वेटर, और यहाँ तक उसने जो सूती कोट खरीदा था वो हस्तनिर्मित था, बहुत गर्म था। मम्मी, बाहर बर्फबारी हो रही है, गर्म कपड़े पहने, बर्फ में खेलने न जाएं। आप अपने सूती जूते भिगो देंगे और आपके पास केवल यह जोड़ी है। यदि वे भीग जाते हैं तो आपको कपड़े के जूते पहनने होंगे। झाओ लाओ के घर पर दाशु की माँ अपने दो बेटों को भोजन के लिए उठने के लिए बुलाती है। भाई एक कमरा साझा करते हैं। माँ, जियोशु को बहुत गर्मी लगती है। क्या? दाशु की माँ ने कमरे में प्रवेश किया, जियोशु के माथे को छुआ और तुरंत झटका महसूस हुआ। यह वास्तव में बहुत गर्म था। भाई जियो है, भाई जियो है। दाशु की माँ ने अपने छोटे बेटे को कपड़े पहनाते समय झाओ तियानहाई को बुलाया। क्या गलत है? क्या गलत है? जियोशु का पूरा शरीर जल रहा है। वे जल्दी से लड़के को गांव के डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन सुबह सुबह ही वहां भीड़ लग गई थी। ऐसा लगता है कि बर्फ वाली ठंडी रात ने बहुत से लोगों को सर्दी दे दी थी। यह लाओसन की पत्नी ही होगी जिसने जियोशु को डरा दिया था। वह बहुत स्वस्थ रहता था और उसे शायद ही कभी सर्दी होती थी, लेकिन इस बार उसे बुखार है। हालांकि झाओ तियानहाई ने बात नहीं की, लेकिन वह अपनी पत्नी की बात से सहमत थे। आपको यह स्वीकार करना होगा कि एक पंख वाले पक्षी एक साथ झुंड में आते हैं। श्रीमती झाओ ने भी देखा कि बाहर बहुत बर्फबारी हो रही थी और दो छोटे बच्चों के साथ यून जियाओक्सियाओ के बारे में चिंतित होकर उनका हालचाल लेने के लिए उनके पास आई। माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? वह लाओसन की पत्नी को छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक किताब का उपयोग करते हुए देखती है। मैं देखने आया था, मैंने सुना है कि कई लोगों को सर्दी लग गई है। यह देखकर कि दोनों बच्चे गर्म कपड़े पहने हुए थे, बाहर बर्फ और बर्फ की दुनिया थी, लेकिन अंदर गतिविधि अनवरत थी। क्या आप और पिताजी ठीक हैं? आप दोपहर के भोजन के लिए क्यों नहीं आते? मैं सुअर के बच्चे और पसलियां पकाने की योजना बना रहा हूँ। फिर मैं उन्हें पकाने जाऊंगा, तुम उन्हें पढ़ना और याद करना सिखाओ। श्रीमती झाओ तुरंत रसोई में मदद करने के लिए गईं और सुअर के पैरों और पसलियों के साथ दो मूली को पानी में भिगोने के लिए डाल दिया। दिन के दौरान बर्फ हल्की थी, लेकिन रात में यह और अधिक गिर गई और यह कई दिनों तक जारी रही। यू जियाओक्सियाओ स्थानीय चिकन खरीदने के लिए अपनी छोटी भाभी के घर गई थी। इस अवधि के दौरान एरडेन भी बीमार पड़ गए, लेकिन वह डॉक्टर पर पैसे खर्च करने में बहुत कंजूस थे। यह दा बाओ ही थे जिन्हें इस बारे में पता चला और वे युन जियाओक्सियाओ को बताने के लिए वापस आए। युन जियाओक्सियाओ ने दाबाओ और एरडेन को कुछ गोलियां दी, जिन्हें वह खाने के बाद ले सकता था। हालांकि जियोशु कई दिनों से बीमार था और अंततः ठीक हो गया, लेकिन वह कमजोर दिख रहा था। शिक्षित युवायु, इस बार यह सच है। क्या सच है? यू जियाओक्सियाओ ने छोटी भाभी की ओर देखा, सोच रही थी कि वह किस बारे में बात कर रही है। पहले ब्रिगेड में बहुत से लोगों को सर्दी थी, कुछ लोग गांव के डॉक्टर से दवा लेने के बाद ठीक हो गए, लेकिन कुछ में सुधार नहीं हुआ और उन्हें शहर के स्वास्थ्य केंद्र में जाना पड़ा। किसी ने ली क्विक्सिया को वहां देखा, जो अब एक युवा दुल्हन के रूप में सजी हुई थी। जाहिर तौर पर उसने शादी कर ली है। क्या नदी में कूदकर उसकी कथित आत्महत्या के बाद कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई? अब ये सीक्वल अचानक सामने आ गया।
सचमुच शादी हो गई। यह सच है, अगर उसके परिवार को पता चले कि वह शादीशुदा है तो उसे शहर में जाकर उसे ढूंढना होगा। शहर में एक दृश्य बनाएं। वधु मूल्य की मांग करने के लिए, क्योंकि ली परिवार पर अभी भी एक बड़ी रकम बकाया है। यह विषय अभी भी चर्चा में था। खबर सुनने पर ली लाउसन लोगों की तलाश के लिए अपनी पत्नी को शहर में ले गए। बूढ़े आदमी, क्या वह लड़की क्विक्सिया वास्तव में शहर में है? अब जब वे शहर में हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि उसे कैसे खोजा जाए। किसी ने क्विक्सिया को शहर में देखा था। चाहे वह शादीशुदा हो या नहीं, वह दुल्हन की कीमत दिए बिना दूर नहीं जा सकती। वे अपनी बेटी ली क्विक्सिया की तलाश कर रहे थे, क्योंकि वे पैसे चाहते थे। मैडम ली ने चारों ओर देखा। वह शायद ही कभी शहर आती थी और केवल सहकारी और अनाज स्टेशन को ही जानती थी। उस दिन सहकारी समिति के उन सदस्यों ने ली क्विक्सिया को इसलिए देखा क्योंकि वह गर्भवती थी। उसकी सुबह की बीमारी काफी गंभीर थी, इसलिए उसकी सास उसे जांच के लिए स्वास्थ्य क्लिनिक में ले गईं। ली लाउसन और उनकी पत्नी ने काफी देर तक शहर में खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिली और उन्हें निराश होकर घर लौटना पड़ा। उन्हें यह नहीं पता था कि जैसे ही वे शहर से बाहर निकले, ली क्विक्सिया हाथ में लंच बॉक्स लेकर अपने पति को खोजने गई थी। माँ, छोटी बहन ने पत्र वापस क्यों नहीं भेजा? सबसे बड़ी भाभी युन तब चिंतित हो गई जब नए साल के करीब आने पर उसकी छोटी भाभी से अभी भी कोई खबर नहीं आई। यदि उसकी भाभी जल्द ही वापस नहीं आती, तो क्या उसके पति के पास अभी भी पदोन्नति का मौका होता? माँ यून इसी मुद्दे पर विचार कर रही थी। उन्होंने 2 पत्र भेजे थे, लेकिन जियाक्सियाओ ने किसी का भी उत्तर नहीं दिया। इस बात को लेकर वह काफी चिंतित थी। वर्ष के अंत में कारखाने में भी व्यस्तता रही। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या जियाक्सियाओ को कुछ हो गया है। कुछ देरी हुई होगी। सबसे बड़ी भाभी यूं चिंतित थी। इतनी देरी के साथ, अगर वह वापस नहीं आती तो वे क्या करते? माँ, आप कुछ समय निकालकर उसकी जांच क्यों नहीं करती? कुछ समय से छोटी बहन की कोई खबर नहीं आई है, और मुझे चिंता है कि कुछ हो गया होगा। जब आप जाएं, तो आप उसे अपने साथ वापस ला सकते हैं। अब समय आ गया है कि हमारा परिवार फिर से एकजुट हो जाए। सबसे बड़ी भाभी लू ने अपनी छोटी भाभी के लिए चिंता का भाव दिखाया, लेकिन उसके अपने गुप्त उद्देश्य थे। बड़ी बहू, आप सही कह रही हैं। मैं छुट्टी मांगूंगी और जाकर देखूंगी, माँ युन ने कहा। सबसे बड़ी भाभी युन के मुंह पर मुस्कान आ गई। जब तक उसकी नंद वापस आती, उसके पास अपने ससुराल वालों को अपनी भाभी और उपनिदेशक के बेटे के बीच शादी जल्दी कराने के लिए मनाने की जिम्मेदारी होती। ग्रामीण इलाकों में कुछ साल बिताने के बाद छोटी बहन का रंग निश्चित रूप से उतना कोमल नहीं रह गया जितना उसकी युवावस्था में था, लेकिन उपनिदेशक के बेटे को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसे उसके लंगड़े पैर या उसके बच्चे से कोई फर्क ना पड़े। फादर यून ने कोई आपत्ति नहीं जताई और अपनी पत्नी को उस ग्रामीण इलाके में जाने की इजाजत दी जहां उनके सबसे छोटे बच्चे को भेजा गया था। यू जियाओक्सियाओ इस तथ्य से बेखबर थी कि उसकी सहायक महिला किरदार की मां ग्रामीण इलाकों में आने वाली थी। उसके दिन अब भी सुख से कट रहे थे। एरडेन को सर्दी लगने के बाद यून शियाओक्सियाओ ने उसे एक पुरानी सूती रजाई भर दी, जिसका इस्तेमाल दा बाओ और जियो बाओ ने किया था, और उसकी जगह 2 छोटे बच्चों के लिए 8 पाउंड कपास डाल दी। शिक्षित युवा यून, क्या आप शहर जा रहे हैं? मैं कुछ दोषपूर्ण कपड़े की जांच करने के लिए शहर जाना चाहता हूँ, ऐसा कपड़ा जिसके लिए कूपन की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन पहले जब बर्फबारी हुई, तो मेरी सास ने उन 2 छोटे बंदरों को घर से बाहर नहीं जाने दिया। वे कई दिनों से घर पर एक रैकेट बना रहे हैं। उसकी छोटी भाभी के सार्वजनिक दादा बड़ी ब्रिगेड में एक दस्ते के नेता थे। जहां तक उसके आदमी की बात है, वो ब्रिगेड के लिए गश्त करते थे। हाँ, मैं कुछ सोया सॉस खरीदना चाहता हूँ, हमारे घर पर खत्म हो गया है, चलो चलते हैं। इस बार यू जियाओक्सियाओ ने डाकघर की जांच करने की योजना बनाई। पिछली बार महिला सहायक चरित्र के परिवार ने उससे शहर लौटने का आग्रह किया था। वह सोचती थी कि इससे क्या होगा। महिला सहायक पात्र का अंतिम भाग्य उसके परिवार द्वारा शादी करना और फिर घरेलू दुर्व्यवहार से मरना था।
संभवतः महिला सहायक पात्र के समान भाग्य का सामना करने से बचने के लिए उसका पहला कदम महिला सहायक पात्र के परिवार के घर में वापस नहीं जाना था। इसके अलावा उसका लक्ष्य दूरी बनाए रखना था। महिला सहायक पात्र को उनके प्रति स्नेह हो सकता है, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति के रूप में उसे ऐसा नहीं था। ठीक है, चलो, नहीं तो हम बैलगाड़ी से चूक जाएंगे, छोटी भाभी ने जियाओक्सियाओ को जल्दी करते हुए आग्रह किया। भाभी, मैं टोकरी और सोया सॉस की बोतल ले आता हूँ। तो जल्दी करो, मैं बैलगाड़ी पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। छोटी भाभी ने यू जियाओक्सियाओ को तैयार होने का समय दिया। दाबाओ, जियोबाओ, माँ कुछ चीजें खरीदने के लिए शहर जा रही है। क्या आप घर पर रहना चाहते हैं या खेलने के लिए दादी के पास जाना चाहते हैं? घर पर, हम लिखने का अभ्यास करेंगे, किताबें पढ़ेंगे। वे दोनों सरल चरित्र जानते थे, जियाओक्सियाओ उन्हें पढ़ा रहा था। ठीक है, यू जियाओक्सियाओ एक टोकरी लेकर बाहर चली गई। छोटी भाभी, शिक्षित युवायु, यहाँ पर। अब जब नया साल करीब आ रहा था तो काफी लोगों ने पहले से ही अपने नए साल का सामान तैयार करना शुरू कर दिया था। जहाँ तक कौन सा सामान तैयार करना है, यह वास्तव में काफी सरल था, केवल चीनी जिसके लिए टिकट की आवश्यकता नहीं थी। इस चीनी का स्वाद औसत था और सहकारी समिति के कई सदस्यों के लिए कीमत सस्ती नहीं थी। जिनका पारिवारिक जीवन थोड़ा बेहतर था, वे कुछ टूटे हुए बिस्कुट भी खरीदते थे, लेकिन ये बिना टिकट वाले टूटे हुए बिस्कुट खरीदना इतना आसान नहीं था। जिन वस्तुओं के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें खरीदने के लिए होड़ मची रही। शिक्षित युवायु, क्या आप नए साल का सामान खरीदने शहर जा रहे हैं? यू जियाओक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया। मैं कुछ दिनों में नए साल का सामान खरीदने जाऊंगी। हमारे घर में सोया सॉस खत्म हो गया है और मैं एक बोतल खरीदने जा रही हूँ। मैं देखूंगी कि क्या मुझे कुछ ऐसा मिल सकता है जिसके लिए टिकट की आवश्यकता नहीं है। चाची, आप शायद नहीं जानते, लेकिन हमारे शहर में वे दूर दूर के स्थानों से अच्छी चीजें लाते हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप इसे पा सकते हैं। पिछली बार मैं भाग्यशाली था और नायलॉन के कुछ जोड़े खरीदे थे मोजे। अच्छी बातें। तुरंत ये आंटियां हिल गईं और सभी ने युन जियाओक्सियाओ की ओर देखा। क्या वे ये चीजें खरीद सकते हैं? शिक्षित युवा युन, अगली बार जब आप इन अच्छी चीजों से परिचित हों, तो हमें अवश्य बताएं। आप नहीं जानते, लेकिन नए साल के आगमन के साथ हम बच्चों के लिए एक नई पोशाक बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कपड़े के टिकट नहीं हैं। हाँ, मेरे बड़े परिवार के पास वर्षों से नए कपड़ों के लिए कपड़े का टिकट नहीं है। और कपास, मेरा पोता, जो अब कई साल का है, ने अभी तक नए कपड़े नहीं पहने हैं। कपड़े के टिकट के बिना वास्तव में कोई भी नया कपड़ा नहीं बनाया जा सकता था। अगर मुझे कोई मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा आंटियों। इन आंटियों ने दाबाओ और जियो बाओ को मोटे सूती जैकेट और पतलून पहने हुए हर दिन बाहर खेलते देखा था। शिक्षित युवा युन को निश्चित रूप से कपड़ा मिल सकता था। बैलगाड़ी से उतरने के बाद छोटी भाभी ने धीरे से युन शियाओक्सियाओ से कहा, उन बूढ़ी आंटियों से क्यों परेशान होना? वे सभी सिर्फ सौदेबाजी की तलाश में रहने वाले लोग हैं, दूसरे लोगों के व्यवसाय के बारे में गपशप करने में अपना दिन बिताते हैं। लेकिन उन्हें काम करने के लिए कहें, और वे प्रबंधन नहीं कर सकते। यू जियाओक्सियाओ ने देखा कि उसकी छोटी भाभी उसका फायदा उठाए जाने को लेकर चिंतित थी। भाभी, मैंने सिर्फ उन्हें बताने का वादा किया था, मैंने उनके लिए खरीदने का वादा नहीं किया था। ऐसा लगा कि यही विचार था। भाभी, मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है। पोस्ट ऑफिस? क्या शिक्षित युवा युन कोई पैकेज लेने के लिए डाकघर जा रहा था? आगे बढ़ो, मैं चीजें खरीदने के लिए सहकारी समिति में जाऊंगा। अलग होने के बाद यू जियाओक्सियाओ डाकघर की ओर चला गया। उसने आखिरी पत्र का उत्तर नहीं दिया था, उसे यकीन नहीं था कि सहायक महिला पात्र का परिवार हंगामा करेगा। अगर उन्होंने उपद्रव किया तो क्या होगा? आखिरकार वे अब बहुत दूर थे, इसकी संभावना नहीं थी कि वे उस स्थान पर जाने के लिए रुकेंगे जहां महिला सहायक पात्र को ग्रामीण इलाकों में भेजा गया था, है ना? अगर उन्हें चिंता होती तो वे बहुत पहले ही महिला सहायक किरदार देखने आ गए होते।
और केवल सामान और पत्र ही नहीं भेजें। चूंकि वह सहायक महिला पात्र के परिवार के ग्रामीण इलाकों में आने से नहीं डरती थी, तो डरने की क्या बात थी। डाकघर पहुंचने पर युन जियाओक्सियाओ ने डाक क्लर्क की ओर देखा। क्या युन जियाओक्सियाओ के लिए कोई पैकेज या पत्र है? उस व्यक्ति ने युन शियाओक्सियाओ की ओर देखा। शहर बहुत बड़ा नहीं था और डाक क्लर्क को युन शियाओक्सियाओ जैसे खूबसूरत कॉमरेड का आभास था। एक पत्र है। यू जियाओक्सियाओ ने अपनी पहचान प्रस्तुत की और पत्र ले लिया। आखिरी पत्र महिला सहायक पात्र से वापस लौटने का आग्रह कर रहा था, लेकिन उस समय तक महिला सहायक पात्र पहले ही जा चुकी थी और उसने स्थानांतरण के माध्यम से उसकी जगह ले ली थी। उसने पत्र को छिपाकर रख दिया और सहकारी समिति में चली गई, जहां कई लोग अभी भी कतार में खड़े थे। सहकारी समिति बड़ी नहीं थी, लेकिन इस शहर की सहकारी समिति में कुछ ब्रिगेड थीं। शिक्षित युवाओं, आप वापस आ गए हैं। मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगी, छोटी भाभी ने यू जियाओक्सियाओ की वापसी को देखते ही उसके पास आते हुए कहा। यू जियाओक्सियाओ ने कतार में लगने की जल्दी की, अपनी कांच की बोतल निकाली और उसमें सोया सॉस भर दिया। नए साल के करीब आने के साथ सहकारी समिति अधिक वस्तुओं की पेशकश कर रही थी। उसने छिपे चावल के केक के 2 जिन भी खरीदे, जिसके लिए फूड टिकट की आवश्यकता थी। अन्य चीजों की कोई जरूरत नहीं। सब कुछ मिल गया, तो चलो चलें, उसने कहा। यह जोड़ा बहुत दूर नहीं चला था कि अचानक उनकी नजर किसी पर पड़ी। उनकी आंखों में चमक आ गई। शिक्षित युवाओं, वो ली कुइक्सिया है, वास्तव में शहर में। ली कुइक्सिया, युन शियाओक्सियाओ ने कई बार कुछ गपशप सुनी थी। वह काओ डाली की पूर्व थी। जिस दिशा में उसकी छोटी भाभी ने इशारा किया था, उस दिशा में देखते हुए उसने एक महिला को देखा, जिसने फूलदार सूती कोट पहना हुआ था, 2 चोटियां बनाई हुई थीं, गेहूं के रंग की त्वचा, न मोटी न पतली, ऊंचाई लगभग 1 मीटर 60, अपने बगल वाली छोटी भाभी से थोड़ी कम सुंदर। वह ली कुइक्सिया थी। क्या उसने सचमुच शादी कर ली? छोटी भाभी ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है। अन्यथा वह बिना किसी पैच के सूती पैड वाला कोट नहीं पहनती। उसके माता पिता उसे परिवार के लिए काम करने वाली घोड़ी से ज्यादा कुछ नहीं मानते हैं और उसका वजन कुछ बढ़ गया है। पिछली बार जब मैंने उसे अपने माता पिता के घर पर देखा था, तब भी उसने पैचअप वाले कपड़े पहने हुए थे। ली कुइक्सिया ने अनजाने में छोटी भाभी से आंखें मिला ली। वे एक ही टीम से थे और उसका मायका ज्यादा दूर नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को अक्सर देखा था। अब उसने छोटी नंद को देखा तो डरकर भाग गई। वह भाग गई। छोटी भाभी ने आह भरते हुए कहा, वह डरती है कि मैं उसके माता पिता को बता दूंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसका परिवार उसके प्रति दयालु नहीं था। भले ही मेरे माता पिता हमारे परिवार में बेटों का पक्ष लेते थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ, अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। जहां तक की बात है, अगर मेरे भाइयों के पास खाने के लिए अंडे थे, तो मैंने भी किया। ग्रामीण इलाकों में लिंग भेदभाव प्रचलित था। कई लोगों के लिए बेटों ने परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाया, जबकि बेटियों को अंततः शादी करनी पड़ी और दूसरे परिवार का हिस्सा बनना पड़ा। पूरी टीम में केवल कुछ ही घरों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया, लेकिन ऐसे मामले अल्पसंख्यक थे। अब जब क्विहुआ शादीशुदा है, तो वह अच्छा खाती है, अच्छे कपड़े पहनती है। जैसे ही वे बैलगाड़ी के करीब पहुंचे, छोटी भाभी ने ली कुइक्सिया के बारे में चर्चा करना बंद कर दिया। लगभग 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद वे आंटियां हमेशा की तरह देरी से पहुंची। यू शियाओक्सियाओ को देखकर उन्होंने पूछा, शिक्षित युवा यू, क्या आपने किसी को कपड़ा बेचते देखा है? मैंने इस बार कुछ नहीं देखा, उसने उत्तर दिया। आंटियां दबाव डालना चाहती थीं, लेकिन युन जियाओक्सियाओ की ठंडी नजर उन पर पड़ी और तुरंत उन्हें चुप करा दिया। उन्हें अचानक याद आया कि इस शिक्षित युवा युन ने एक बार वांग लाओवो के साथ मारपीट की थी और उसे जेल में भी बंद करवा दिया था। आमतौर पर वे उसे बहुत कमजोर समझते थे और उस घटना के बारे में सब भूल जाते थे। दूसरी ओर ली कुइक्सिया, जो घर वापस भाग गई थी, असहज महसूस कर रही थी। उसे डर था कि छोटी भाभी,
या बल्कि बहन मिंगहुआ, जिसने उसे देखा था, अपने माता पिता को बता सकती है। बहन मिंगहुआ, जिसकी शादी पड़ोसी टीम में हुई थी, ने अगले वर्ष जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और उसके ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते थे। कोई हुआ, क्या तुम सहकारी समिति में चीजें नहीं खरीद रहे थे? तुम वापस क्यों आ गए? ली कुइक्सिया की सास ने पूछा। वह अपनी बहू को इतनी जल्दी वापस देखकर हैरान थी। बहू हाल ही में गर्भवती हुई थी, जो उसके लिए राहत की बात थी। मेरी मुलाकात हमारी टीम के कुछ लोगों से हुई। माँ, अगर मेरे माता पिता को पता चल गया तो मैं क्या करूँ? मैं वापस नहीं जाना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई मेरे लिए दुल्हन की इतनी अधिक कीमत चुकाए। अपनी बहू को अपने परिवार के प्रति विचारशील देखकर उसने एक पल के लिए सोचा, अभी घर पर रहो और आराम करो। नए साल के बाद हम तुम्हारे भाई को तुम्हारे मायके ले जाएंगे। तुम्हारे घर का पंजीकरण अभी भी तुम्हारे माता पिता के पास है। वे शहर के निवासी थे, लेकिन बच्चे का पंजीकरण मां के पंजीकरण के बाद हुआ। ली कुइक्सिया को लगा कि उसका दिल थोड़ा शांत हो गया है। क्या होगा यदि मेरे माता पिता मुझे मेरा घरेलू पंजीकरण देने से मना कर दें? सबसे शिक्षित युवाओं, मैं सबसे पहले वापस जा रहा हूँ। ली मिंगहुआ, छोटी भाभी जो करीब रहती थी, घर पहुंचने वाली पहली महिला थी। ठीक है भाभी। दूसरे को अलविदा कहने के बाद यू जियाओक्सियाओ घर चली गई। ली मिंगहुआ यून जियाओक्सियाओ से छोटी क्यों थी, फिर भी यून जियाओक्सियाओ से भाभी कहकर बुलाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ली मिंगहुआ के पति झाओ तियानले से 1 वर्ष से अधिक बड़े थे। घर पहुंचने पर उसे वापस लौटते देख 2 छोटे बच्चे उसका स्वागत करने के लिए आ गए। ये छिपे चावल के केक हैं जो मैंने आपके लिए खरीदे हैं, इन्हें कम से कम खाएं। यून जियाओक्सियाओ ने छिपे चावल के केक का एक पैकेट निकाला और टोकरी को रसोई में ले जाने से पहले उन्हें सौंप दिया। छिपे चावल के केक, दोनों भाई जानते थे कि वे क्या हैं। तो फिर दोपहर के भोजन में क्या खाएं? वो उबले हुए बंस खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास मांस का कोई टिकट नहीं था। दाबाओ, अपने भाई को ले जाओ और बंस बनाने के लिए दादी को बुलाओ। वो स्वयं बन नहीं बना सकती थी, वो उन्हें खाना चाहती थी, लेकिन वो दूसरों की मदद ले सकती थी। जल्दी करो और मांस तैयार करो। उसने ऑनलाइन 2 पाउंड मांस खरीदा, फिर खमीर मिलाकर आटा गूंथना शुरू किया। दादी, दादी, मेरी माँ चाहती है कि आप बन बनाने के लिए मेरे पास आएं। बंस। क्या उन्होंने मांस खरीदा? घर पर मांस था, वो बंस नहीं बना सकती। चल दर, उसने वहां जाकर देखने की योजना बनाई। माँ, मैंने कुछ मांस खरीदा है जिसके लिए टिकट की आवश्यकता नहीं है। मैं बन भरने के लिए कुछ काटने की योजना बना रहा हूँ, और बाकी को ब्रेस्ड पोर्क बेली बनाने के लिए। मैं बन भरने के लिए तैयार मांस का एक टुकड़ा काटूंगा, यून जियाक्सियाओ ने प्रस्ताव दिया। क्या आप 2 अलग अलग स्वाद चाहते हैं? आजकल ये बहु कम रिजर्व होती जा रही थी। समय समय पर वह उन्हें मांस खाने के लिए बुलाती थी। शिकायत को दरकिनार करते हुए श्रीमती झाओ ने अभी भी भरने के लिए ठीक किए गए मांस का एक टुकड़ा कुशलतापूर्वक काट दिया। दादी, माँ ने हमारे लिए छिपे चावल के केक खरीदे। दादी, कुछ आजमाएं। ओह, मेरे अच्छे पोते, दादी नहीं खाएंगी, तुम खाओ, श्रीमती झाओ ने प्यार से मना कर दिया। इस दृश्य को देखकर यून जियाओक्सियाओ को कुछ कहना था। माँ, बच्चे साझा कर रहे हैं, उनमें बड़ों का सम्मान करने और छोटों से प्यार करने की अच्छी आदत विकसित कर रहे हैं, इसलिए आपको खाना चाहिए। साझा करना, बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार। श्रीमती झाओ ने 1 साल तक स्कूल में पढ़ाई की थी और वह कई पात्रों को नहीं जानती थी। लेकिन वह जानती थी कि उसकी बहू हाई स्कूल ग्रेजुएट थी, हालांकि वह 2 बार कॉलेज में दाखिला लेने में असफल रही थी। फिर भी उसने 2 छोटे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया था। वे विनम्र थे, अपना पाठ सुना सकते थे और लिख सकते थे। ठीक है, दादी खाएंगी, दादी खाएंगी, वो सहजता से सहमत हो गई। दाबाओ, थोड़ी देर में अपने दादाजी को भोजन के लिए बुलाओ। ब्रेस्ड पोर्क बेली उबल गई। एक ने आग जलाई और मांस पकाया, जबकि दूसरे ने बंस तैयार किए।
बगल के पड़ोसियों को मांस की सुगंध महसूस हुई और उन्हें कोसने का मन हुआ। शिक्षित युवा यून फिर से घर पर मांस का आनंद ले रहा था। उनके बारे में कुछ भी सोचो, क्या तुम ऐसा करोगे? हर दिन उन्हें लालसा से लार टपकाते हुए मांस की गंध को सूंघना पड़ता था। आलू डालने के बाद उन्होंने ब्रेस्ड पोर्क बेली के ऊपर बंस को स्टीम किया। दा बाओ जियो बाओ को ब्रिगेड मुख्यालय की ओर ले गए। रास्ते में वे दा झू के पास पहुंचे, जिसके हाथ ठंड से लाल होकर उसके कपड़े के जूतों में से छेद कर रहे थे, जिसमें एक पैर का अंगूठा दिखाई दे रहा था। दा झू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूखा। दा बाओ ने दा झू को एक चिपचिपा चावल का केक पेश किया। मेरी माँ ने मुझे मुर्गी के खाने के लिए कीड़े ढूंढने के लिए भेजा ताकि वह अंडे दे सके। दा बाओ और जियो बाओ घर पर मुर्गियां नहीं रखते थे और उन्हें इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन उन्होंने अन्य बच्चों को अपनी मुर्गियों को खिलाने के लिए कीड़े खोदते देखा। लेकिन सर्दियों में आसपास ज्यादा कीड़े नहीं होते। आपको जल्दी घर वापस जाना चाहिए। दा बाओ और जियो बाओ को यह नहीं पता था कि इस चिपचिपे चावल के केक के कारण दा झू को पीटा गया और बुखार भी हो गया। ब्रिगेड मुख्यालय में बहुत सी बातें आसानी से गुप्त नहीं रखी जाती थीं। चिपचिपे चावल के केक के साथ एक घटना के कारण दा झू को पीटा गया और कुछ बच्चे घर आए और दाबाओ को इसके बारे में बताया। यून जियाओक्सियाओ संयोग से दाबाओ और जियो बाओ के लेखन की जांच कर रहा था। उन्होंने नाश्ते में गर्म बंस खाए। श्रीमती झाओ ने एक दिन पहले काफी कुछ बनाया था। यू जियाओक्सियाओ और उसके दोनों बेटों ने एक एक रोटी खाए, कुछ ब्रेस्ड पोर्क बेली खाए और उनका पेट भर गया। श्रीमती झाओ ने कहा, दाबाओ, कुछ बुरा हुआ? दा झू की सौतेली माँ ने उसे तब तक पीटा जब तक उसे बुखार नहीं हो गया। अगले दरवाजे से न्यू किड ने मुझे बताया। यून जियाओक्सियाओ ने असमंजस में पूछा, उसे क्यों पीटा गया? बच्चों को बिना वजह पीटा नहीं जा सकता, है ना? ऐसा लगता है कि उसे दाबाओ द्वारा दिए गए चिपचिपे चावल केक के कारण पीटा गया था। क्या स्टिकी राइस केक? यू जियाओक्सियाओ ने दाबाओ की ओर रुख किया, जिन्होंने अंततः धीरे धीरे समझाना शुरू किया। कल दोपहर में मैं दोपहर के भोजन के लिए दादाजी को बुलाने गया था और मैं सड़क पर दा झू से मिला। वह मुर्गियों को खिलाने के लिए कीड़े ढूंढ रहा था, इसलिए मैंने उसे चिपचिपे चावल के केक की एक छड़ी दी। दा बाओ को उम्मीद नहीं थी कि उनके द्वारा दिए गए चिपचिपे चावल केक के कारण दा झू को पीटा जाएगा। और अब तो उसे बुखार भी आ गया है। विस्तार से बताओ। छोटे मित्र ने तुरंत अधिक विस्तृत विवरण दिया। यह पता चला कि दा झू चिपचिपा चावल केक अकेले नहीं खाना चाहता था और उसने इसे अपनी छोटी बहन जियो हुआ के साथ साझा करने के लिए घर ले जाने की योजना बनाई थी। लेकिन जब दा झू की सौतेली माँ ने यह देखा, तो उसने सोचा कि वह फिर से खाना जमा कर रहा है, इसलिए उसने न केवल दा झू को पीटा, बल्कि उसे दोपहर का खाना भी नहीं खाने दिया। आइए एक नजर डालते हैं। यून जियाओक्सियाओ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। क्या दा झू के पिता एक धक्का मुक्की करने वाले व्यक्ति थे? दा झू की सौतेली माँ ने जो कुछ भी कहा उस पर विश्वास करना, या यह सोचकर कि अपने बेटे को कष्ट सहने से परिवार में समृद्धि आएगी? क्या यह सिर्फ किसी और का अहंकार बढ़ाना नहीं था? आंटी, दा झू की सौतेली माँ बहुत उग्र है। यह छोटा दोस्त, जिसे दा बाओ अक्सर खाना देता था और जो अक्सर दा बाओ के साथ खेलने आता था, उसे कभी कभी यून जियाओक्सियाओ से कैंडी या बिस्किट भी मिलता था। उसे चिंता थी कि यून जियाओक्सियाओ को चोट लग सकती है। मैं नहीं डरता। यून जियाओक्सियाओ, दा बाओ, जियो बाओ और छोटे मुखबिर के साथ दा झू के घर गए। दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। क्या कोई घर पर है? कौन है भाई? एक अधीर आवाज आई। छोटे मुखबिर गोदान ने कुछ सोचा। आंटी, दा झू की सौतेली माँ वांग लाओवो की चचेरी बहन है। क्या मैं पहले भूल गया था? अब उनमें सचमुच संघर्ष हो गया। शिक्षित युवा यून, आप यहाँ क्यों हैं? दा झू की सौतेली माँ ने यू जियाओक्सियाओ को नाराजगी से देखा। वह वास्तव में झाओ लाओसन द्वारा अच्छी तरह से पोषित थी। वह उसके घर किस लिए आई थी? चिपचिपा चावल केक की वह छड़ी दा झू की थी। यह उसे मेरे दा बाओ ने दी थी, इसलिए यह उसकी है। क्या इसी दौरान आसपास कुछ तमाशबीन भी जमा हो गए?
दाझू दाझू दा बाओ दाझू की तलाश में अंदर गया, लेकिन केवल जियो हुआ को देखा। अपने भाई कहाँ है? बिस्तर पर। माँ, भाई को डॉक्टर के पास नहीं जाने दूंगी, कहती है पैसे लगते हैं। जियो हुआ की उम्र लगभग दाबाओ जितनी ही थी, लेकिन वह 1 या 2 साल छोटा दिखता था। दाबाओ जल्दी से दा झू को देखने के लिए कमरे में घुस गया। बाहर युन जियाओक्सियाओ की नजर दा झू की सौतेली माँ पर पड़ी। मैंने सोचा कि दा झू की सौतेली माँ वास्तव में सुंदर होगी, जिसने दा झू के पिता को अपने बेटे के जीवन या मृत्यु की अनदेखी करने के लिए आकर्षित किया। अब जब मैं तुम्हें देखती हूँ, तो यह स्पष्ट है कि मैंने बहुत अधिक सोचा। सांवली त्वचा, ऊंचा माथा, आप वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। और यह सोचना कि आप दाझू के पिता की बाहों में खजाना बन गए हैं, आज निश्चित रूप से मेरे लिए आंखें खोलने वाला दिन रहा है, उसने बिना सांस लिए कहा। जियो बाओ ने देखा, उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था। गौदान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। दाझू की सौतेली माँ ने जवाब दिया, तुम, एक छोटी लड़की, हमारा अपमान करने के लिए मेरे घर आती हो। मैं तुमसे लड़ने जा रही हूँ। यू जियाओक्सियाओ ने उसकी ओर देखा, चलो। आह, दाझू की सौतेली माँ ने वास्तव में यू जियाओक्सियाओ पर आरोप लगाया। जियो बाओ, गॉर्डन, एक तरफ हट जाओ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उसके जैसे लोगों से कैसे निपटना है, नम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही दूसरी महिला दौड़कर आई, युन जियाओक्सियाओ ने उसे थप्पड़ मार दिया। क्या आप नहीं जानते कि हत्या करने वाले बच्चे को जेल में नहीं डाला जाएगा? क्या होगा यदि मैं दाझू को उस समय चाकू मारने दूं जब आप गहरी नींद में सो रहे हों, आप क्या करेंगे? यू जियाओक्सियाओ नीचे झुका और खतरनाक तरीके से फुसफुसाया। दाझू की सौतेली माँ तेजी से हौंफने लगी। इस परिवार में शादी करने के बाद से वह अपने सौतेले बच्चों से बहुत अप्रसन्न थी, खासकर जब उसका अपना एक बेटा हुआ, तो उन्हें और भी अधिक गुस्सा आने लगा।